अक्सर जब भी हम किसी रेस या दौड़ के बारे में सोचते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है वो 100 मीटर वाली स्प्रिंट। हाँ, बिल्कुल। मतलब एकदम वो फर्राटा दौड़। हाँ। दिमाग में ना एकदम वही छवि उभरती है। हम्म। एक बंदूक की गोली चली। और धावक पूरी ताकत से भागने लगा। सही बात है। हाँ। और बस कुछ ही सेकंड में फिनिश लाइन पार। हाँ। मतलब सब कुछ बहुत सीधा, स्पष्ट और एकदम तेज होता है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे सफलता बस एक झटके में मिलने वाली चीज है। लेकिन खैर, अगर हम इवोल्यूशन या मानव विकास के नजरिए से देखें ना, तो ये जो इमेज है ये हमारी असलियत से बहुत अलग है। वो कैसे? सोचिए, प्राचीन काल में इंसान शिकार कैसे करता था? वो चीते की तरह तेज तो भाग नहीं सकता था। हाँ, हमारी स्पीड तो बहुत कम है जानवरों के मुकाबले। बिल्कुल। तो इसके बजाय इंसान परसिस्टेंस हंटिंग यानी लगातार पीछा करने की तकनीक अपनाता था। वो शिकार के पीछे तब तक दौड़ता रहता था जब तक कि जानवर थककर गिर ना जाए। हो मतलब रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। एकदम सही। हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों ही एक झटके वाले उस विस्फोट के लिए नहीं, बल्कि लंबी दूरी की मैराथन के लिए बने हैं। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मूल विषय भी यही है। आज के हमारे जो नोट्स और रिसोर्सेज है ना, वो इस बात की बहुत गहरी पड़ताल करते हैं कि आधुनिक जीवन की इस मानसिक मैराथन में ये तो कभी हार मानने वाली या नेवर गिव अप मानसिकता है, ये कैसे काम करती है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या सामने आती है? क्या? कि हार मान लेने और एक नई शुरुआत करने के बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत ही मामूली होता है। मतलब जिस बिंदु पर इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, अक्सर वहीं से न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के सबसे बड़े सबक शुरू होते हैं। या ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता ही है जब लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आता है। और ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब जब हम हार मानने के कगार पर होते हैं ना, तो असल में वो शारीरिक थकावट नहीं होती। तो फिर क्या होता है? वो होती है कॉग्निटिव फटीग, यानी संज्ञानात्मक थकावट। हमारा दिमाग अपने रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा। हाँ। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें बाहर की दुनिया को छोड़कर सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा। इस चर्चा का पहला अहम हिस्सा यही है कि जिंदगी की किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए हमें अपने अंदर मौजूद सबसे बड़े दुश्मन को समझना होगा। यानी हमारी अपनी खुद की नकारात्मक आवाज। बिल्कुल। यार ये अंदरूनी आलोचक वाली बात ना बहुत ध्यान खींचने वाली है। मतलब अगर इसे एक रूपक के जरिए समझें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ही दिमाग के कोर्ट रूम में एक बहुत ही सख्त सरकारी वकील खड़ा है। हाँ, और मजे की बात यह है कि हम खुद ही मुजरिम हैं और हम खुद ही वो वकील भी हैं। है ना? जैसे कोई व्यक्ति कोई नया सपना देखता है या कोई रिस्क उठाने की सोचता है, वो वकील पुरानी सारी असफलताओं की फाइल निकालकर मेज पर पटक देता है। एकदम सही कहा आपने। वो जिरा करने लगता है कि भाई पिछली बार भी तो नुकसान हुआ था, इस बार कैसे पार कर लोगे। पर सवाल ये उठता है कि हम बाहर की आलोचनाओं को तो फिर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस अंदरूनी सरकारी वकील की बातों को इतना सच क्यों मान लेते हैं? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। मतलब इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की संरचना से है, जिसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या होता है? जब हमारा दिमाग किसी विशेष काम में नहीं लगा होता है ना, तो ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। विकासवादी दृष्टिकोण से इसका काम हमारे अतीत का विश्लेषण करना और भविष्य के खतरों का अनुमान लगाना है। अच्छा, मतलब ये हमेशा अलर्ट रहता है। हाँ, इसे नेगेटिविटी बायस या नकारात्मकता का पूर्वाग्रह कहते हैं। सोचिए, अगर आदि मानव ने कभी कोई जहरीला फल खा लिया था और वो बच गया, तो उसके दिमाग को वो दर्द हमेशा याद रखना होगा। बिल्कुल, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। आज हमारे सामने वो जहरीला फल तो नहीं है, लेकिन कोई पुराना बिजनेस लॉस या स्टेज पर मिली कोई फेलियर है। हाँ, एकदम सही समझे आप। तो इसका मतलब है कि वो अंदरूनी वकील असल में हमें नीचा नहीं दिखाना चाहता। वो सिर्फ एक पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है जो ये सोच रहा है कि पुरानी फेलियर की याद दिलाकर वो हमें सुरक्षित रख रहा है। हाँ, वो आपको बचाना चाहता है। अरे यार, इसी वजह से रात को 2 बजे जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अचानक दिमाग हमें याद दिलाता है कि 10 साल पहले स्कूल के एक नाटक में हम मंच पर कैसे फिसल गए थे। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। दिमाग उस शर्मिंदगी को एक जीवन मरण के खतरे की तरह रजिस्टर कर लेता है। बाप रे। अब समस्या ये है कि सुरक्षित रखने के इस चक्कर में ये सिस्टम इंसान को मानसिक कैद में डाल देता है। तो इससे बाहर कैसे निकलें? यहीं पर नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पेश करते हैं,
न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की बदलने की क्षमता। हाँ, दिमाग की खुद को बदलने और नए रास्ते बनाने की क्षमता। हम इस अंदरूनी आवाज को पूरी तरह चुप तो नहीं करा सकते। वो तो बचती रहेगी। बिल्कुल। इसके बजाय इसके द्वारा पेश किए गए जो सबूत है ना, उन्हें चुनौती देनी होती है। जब वो वकील कहता है कि पहले भी विफलता मिली थी, तो हमारे लॉजिकल दिमाग को ये नया नैरेटिव बनाना पड़ता है कि हाँ, फेल हुए थे, लेकिन उस फेलियर ने नई रणनीतियां सिखाई। एकदम सही। और बार बार ऐसा करने से दिमाग के न्यूरल सर्किट यानी तार जुड़ने के तरीके ही बदल जाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का कोई सतही तरीका नहीं है, ये अपने दिमाग की वायरिंग को फिजिकली बदलने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, विज्ञान है ये पूरा। जब कोई व्यक्ति अपने ही आलोचक को अपना समर्थक बना लेता है तो एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा पार हो जाती है। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। जब दिमाग को हमने साध लिया और इंसान असल में कोई नया कदम उठाने जाता है तो सामने एक और पुरानी प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है, डर। हमारे जो दस्तावेज हैं उनमें डर को एक ऐसे भ्रम के रूप में चित्रित किया गया है जो इंसान को यकीन दिला देता है कि वो पूरी तरह से अकेला है। डर का जो मनोविज्ञान है ना, वो मुख्य रूप से दिमाग के एक छोटे से हिस्से अमिगडाला द्वारा कंट्रोल होता है। अमिगडाला? हाँ, ये हमारा अलार्म सिस्टम है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ नहीं समझता। मतलब इसके लिए एक असली खूंखार जानवर का सामने आना और किसी इन्वेस्टर के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देना, दोनों एक ही तरह के खतरे हैं। बिल्कुल। ये तुरंत शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ देता है, जिससे इंसान को लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और अकेलापन महसूस कराना भी इसी का हिस्सा है। हाँ, क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से जब हम खतरे में होते थे तो समूह से अलग होना विकासवादी रूप से मौत के समान था। लेकिन डर तो हमारी एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मतलब अगर कोई कहे कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता तो शायद वो झूठ बोल रहा है, या फिर उसके दिमाग का वो अलार्म सिस्टम ही खराब हो चुका है। तो क्या इस अलार्म को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसा है जैसे हमारे घर में एक स्मोक डिटेक्टर लगा है। कभी कभी ये असली आग लगने पे बचता है और कभी कभी सिर्फ इसलिए बजने लगता है क्योंकि रसोई में ब्रेड ज्यादा सिक गई है। ये स्मोक डिटेक्टर वाला नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल है और विज्ञान भी यही कहता है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। तो फिर इस डर के साथ आगे कैसे बढ़े? यहीं पर रिसर्च में द कॉन्करर स्पिरिट या विजेता के जज्बे का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये जज्बा डर की अनुपस्थिति नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है? ये दिमाग के तार्किक हिस्से, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके उस अलार्म का मूल्यांकन करने की क्षमता है। मतलब जब हम डर महसूस करते हैं लेकिन फिर भी ये चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ये असली आग है या सिर्फ जली हुई ब्रेड। हाँ, तब हम असल में अमिगडाला के प्रभाव को कम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डर हमारे साथ सफर तो करेगा लेकिन वो ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठेगा। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जब इंसान उस डर को महसूस करते हुए एक्शन लेता है ना, तो दिमाग को नया डेटा मिलता है। अच्छा, उसे पता चलता है कि जिस खतरे की उसने कल्पना की थी वो असल में था ही नहीं। एकदम सही। डर एक भ्रम है क्योंकि वो अक्सर भविष्य की उन घटनाओं पर आधारित होता है जो कभी घटी ही नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये भ्रम धुएं की तरह छटने लगता है और वो डर ही हमारी सतर्कता और ताकत में बदल जाता है। क्या बात है। तो चलिए, हमने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के उस नेगेटिविटी बायस को समझ लिया, अमिगडाला के झूठे अलार्म को भी पहचान लिया, लेकिन अगर हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक चर्चा से बाहर निकलकर असल भौतिक दुनिया में आएं तो चीजें बहुत अलग दिखती हैं। वो कैसे? मतलब मानसिकता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते, जब रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं या जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तो वो सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं होते हैं। हाँ, वो तो ठोस वास्तविक बाधाएं होती हैं। बिल्कुल। इन रियल वर्ल्ड की रुकावटों का सामना करने के लिए सिर्फ एक बदली हुई सोच काफी नहीं लगती है ना? ये शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। मनोविज्ञान और भौतिक वास्तविकता के बीच का ये जो टकराव है ना, यही तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा। इसे समझने के लिए हमें सिस्टम थ्योरी की ओर देखना होगा। किसी भी जटिल प्रणाली में, चाहे वो प्रकृति हो या अर्थशास्त्र, बाधाएं एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म या छननी के रूप में काम करती हैं। मतलब एक तरह का फिल्टर। हाँ, विकासवादी जीव विज्ञान में देखिए, केवल वही जीव आगे बढ़ते हैं जो पर्यावरणीय बाधाओं के अनुकूल हो पाते हैं। जीवन की बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं है। तो किस लिए हैं? वो इस बात की छंटाई करने के लिए मौजूद हैं कि कौन सा विचार, कौन सा व्यक्ति या कौन सी योजना उस अगली अवस्था में जाने के योग्य है। यार, ये बहुत ही कठोर
लेकिन एकदम तार्किक विचार है। बाधाएं एक फिल्टर हैं। इसे अगर हमें एक गहरे और घने जंगल के रूप में देखें, जिसका कोई नक्शा हमारे पास नहीं है। बहुत अच्छा मेटाफर है। हर कदम पर कांटीली झाड़ियां हैं, रास्ता बंद है। अब इस जंगल को पार करने के लिए कोई जादुई हेलीकॉप्टर तो आने वाला है नहीं जो हमें सीधे दूसरी तरफ उतार दे। बिल्कुल नहीं। इस जंगल में रास्ता बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अंधकार और उलझन के बीच इंसान लगातार आगे कैसे बढ़ता रहे। हमारे जो नोट्स हैं वो उसके लिए एक विशेष ईंधन का जिक्र करते हैं, जिसे उम्मीद या होप कहा गया है। हाँ। लेकिन क्या उम्मीद कभी कभी झूठा दिलासा या टॉक्सिक पॉजिटिविटी का रूप नहीं ले लेते? अगर उम्मीद को एक जादुई समाधान मान लिया जाए तो वो निश्चित रूप से एक झूठा दिलासा है। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उम्मीद को एक बहुत ही स्पष्ट कार्यप्रणाली के रूप में देखा जाता है। मतलब वो कोई फीलिंग या भावना नहीं है? नहीं, वो एक कॉग्निटिव मैकेनिज्म है। इसे उसी घने जंगल के उदाहरण से समझते हैं। उम्मीद वो कंपास या दिशा सूचक यंत्र है जो इंसान के हाथ में है। अच्छा। वो कंपास जंगल के झाड़ियों को नहीं काटता, वो रास्ते के गड्ढों को नहीं भरता। वो केवल एक काम करता है, वो ट्रू नॉर्थ या सही दिशा की ओर इशारा करता है। एकदम सही। ताकि इंसान गोल गोल ना घूमने लगे और एक ही जगह पर अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करे। बिल्कुल। जब चारों तरफ निराशा होती है ना, तो दिमाग का प्राकृतिक रुझान शटडाउन या निष्क्रिय होने की तरफ होता है। दिमाग कहता है कि बस अब सो जाओ। हाँ, पर उम्मीद दिमाग के समस्या समाधान करने वाले हिस्सों को एक्टिव रखती है। वो इंसान को ये विश्वास दिलाती है कि अगला कदम उठाना बेकार नहीं है। वो बस इतना प्रकाश देती है कि अगला एक कदम देखा जा सके। हाँ, और यही वो पॉइंट है जहां से सफलता की पूरी डायनामिक्स काम करना शुरू करती है। जब कोई व्यक्ति उस कंपास के सहारे रोज एक एक कदम उठाता रहता है तो वो असल में एक अदृश्य ऊर्जा जमा कर रहा होता है। और यही अदृश्य ऊर्जा अंत में उस घटना में बदलती है जिसे हम इस डीप डाइव के सबसे रोमांचक हिस्से के रूप में देखते हैं, अचानक हवा का झोंका, या जिसे नोट्स में लाइक अ सडन विंड कहा गया है। बिल्कुल। अक्सर जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल कर रहा होता है, लगातार वही काम, वही थकान, और लगता है कि यार कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है और बाहरी दुनिया को ये चमत्कार लगता है। हाँ, यह अचानक मिलने वाली सफलता अक्सर दुनिया को लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है। जैसे किसी रातों रात बने सितारे को देखकर लोग कहते हैं ना कि अरे इसकी तो किस्मत बदल गई। दुनिया अक्सर केवल फाइनल रिजल्ट को देखने की आदी होती है, उस पूरी प्रोसेस को नहीं जो उस रिजल्ट तक ले गई। सही बात है। विज्ञान की भाषा में इसे नॉन लीनियर डायनामिक्स या अरेखीय गतिशीलता कहा जाता है। इसे हम भौतिक विज्ञान के फेज ट्रांजिशन के सिद्धांत से समझ सकते हैं। फेज ट्रांजिशन, वो पानी उबलने वाला कॉन्सेप्ट? हाँ बिल्कुल। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 99 डिग्री सेल्सियस तक पानी वैसा ही दिखता है। वो लगातार हीट सोख रहा होता है, लेकिन उसमें कोई उबाल नहीं आता। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही तापमान 100 डिग्री पर पहुंचता है, अचानक पानी भाप में बदलने लगता है। हाँ, ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये उन पिछले 99 डिग्री की जमा की गई ऊर्जा का रिजल्ट है। यार ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसे हम वनस्पति विज्ञान के नजरिए से भी देख सकते हैं। चाइनीज बैम्बू यानी बांस के पेड़ का एक बहुत ही मशहूर दृष्टांत है इसमें। वो 5 साल वाला? हाँ, जब उस बांस का बीज बोया जाता है ना, तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल कुछ नहीं। किसान उसे रोज पानी देता है, खाद देता है, लेकिन बाहर कोई अंकुर नहीं फूटता। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन असल में वो जमीन के नीचे काम कर रहा होता है। एकदम सही। वो पेड़ उन 5 सालों में जमीन के नीचे अपनी जड़ों का एक विशाल और मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहा होता है। और फिर 5वें साल के बाद वो अचानक सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट लंबा हो जाता है, मुस्कुराते हुए अंदाज में। हाँ, और दुनिया को लगता है कि वो 6 हफ्ते में बड़ा हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि उसे बड़ा होने में 5 साल और 6 हफ्ते लगे। ये बांस का उदाहरण अचानक चलने वाली हवा के पीछे के पूरे विज्ञान को एकदम क्लियर कर देता है। वो जो अचानक मिलने वाली सफलता है ना, वो हवा का झोंका असल में उस कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि प्रभाव का चरम बिंदु है। टिपिंग पॉइंट है वो। हाँ, जब इंसान रोज उस घने जंगल में एक एक कदम उठाता है, रोज अपने अमिगडाला के झूठे अलार्म को शांत करता है, और रोज अपने अंदरूनी वकील को नए सबूत पेश करता है, तो वो असल में पानी को 99 डिग्री तक गर्म कर रहा होता है। वो अपनी जड़ें गहरी कर रहा होता है। बिल्कुल। ये हवा का झोंका कोई किस्मत नहीं है, ये एक गणितीय अनिवार्यता है। मतलब अगर पर्याप्त ऊर्जा जमा होगी तो ये घटित होगा ही। लेकिन विडंबना ये है ना कि ज्यादातर लोग 99 डिग्री तक आकर ही गैस बंद कर देते हैं।
बहुत सच बात है। वो बांस के पेड़ को 5वें साल से पहले ही उखाड़ देते हैं, ये सोचकर कि यार ये बीज ही खराब है। ये विश्लेषण बहुत साफ कर देता है कि ये अचानक हवा का झोंका हर किसी की जिंदगी में इसलिए नहीं आता क्योंकि हर कोई उस टिपिंग पॉइंट तक टिक ही नहीं पाता। अगर कोई उस तपती गर्मी में संघर्ष करना छोड़ दे, हार मान ले, तो वो कभी उस मौसम के बदलने का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो इस पूरे डीप डाइव का निष्कर्ष यही है कि नेवर गिव अप ना सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है। हाँ, ये तो पूरा साइंस है। बिल्कुल, ये मानव जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस और फिजिक्स के सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल निचोड़ है। हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो बदलाव से डरता है, और रास्ते की बाधाएं हमें फिल्टर करने की कोशिश करेंगी। हाँ, क्योंकि प्रकृति का नियम ही योग्यतम की उत्तरजीविता है। लेकिन जब इंसान इस पूरी प्रोसेस को समझ लेता है ना, तो विफलता एक फुल स्टॉप के बजाय सिर्फ एक फीडबैक लूप बन जाती है। वो हमें बताती है कि अभी हमारी जड़ों को और गहरा होना है। एकदम सही। यार, ये चर्चा इस बात को बहुत गहराई से स्थापित करती है कि जिंदगी की इस लंबी मैराथन में ना तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि चलते रहना जरूरी है। हर निराशा, हर ठोकर सिर्फ उस बड़ी प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है। जब इंसान इस मैकेनिज्म को समझ लेता है ना, तो स्ट्रगल का दर्द भी एक पर्पस या उद्देश्य में बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। तो इस डीप डाइव को समेटते हुए एक बहुत ही जरूरी विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। जिंदगी में जब भी कोई ऐसी रुकावट सामने आए जो एकदम अभेद्य लगे, जब लगे कि बैंक अकाउंट, सोशल कनेक्शन या मेंटल एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो चुकी है, तो उस पल हार मानने से पहले एक गहरी सांस लेकर इस बायोलॉजी और फिजिक्स के नियम को याद करना चाहिए। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि क्या हम थक गए हैं, सवाल ये है, क्या ये सच में उस सफर का अंतिम पड़ाव है, या फिर क्या ये पानी के उबलने से ठीक 1 डिग्री पहले की स्थिति है? क्या ये उस अचानक चलने वाली ठंडी हवा के आने से ठीक पहले की वो रहस्यमयी खामोशी है? इन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर इस इतनी बड़ी और विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डीप डाइव में शामिल होने और इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इतने आसान तरीके से समझाने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। अगले डीप डाइव में किसी नए विषय की गहराई में उतरेंगे।